हेलो, वेलकम टू कैरियर स्ट्रेटजिस्ट। हम लोग पिछले क्लास में महत्तम समापवर्तक शुरू किए थे और महत्तम समापवर्तक की बेसिक जानकारी हमने पिछली क्लास में दी थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और महत्तम समापवर्तक का जो मीनिंग है, जो मतलब है, क्या अर्थ है, उस पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपको यहाँ से इसके प्रयोग या अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, जो महत्तम समापवर्तक का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और कैसे हमें पता चलेगा कि महत्तम यहाँ इस प्रश्न में निकालनी है, यह बात पता चलेगी। इसलिए आज हम उसका प्रयोग पे बात करेंगे। तो पहले तो हम कुछ सीधे सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद उन प्रश्नों की बात करेंगे जिसमें सीधे सीधे ये नहीं पता चलता कि इसमें महत्तम निकालना है कि लघुत्तम निकालना है, और अगर महत्तम ही निकालना है तो क्यों निकालना है ना। तो आज हम उन प्रश्नों का पहले विश्लेषण करते हैं जिसमें महत्तम का मतलब का सीधा प्रयोग हो, और उसके बाद हम उसके और भी दूसरे तरह के एप्लीकेशंस का प्रयोग करेंगे और उस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे और यह हमारा प्रयास आपको जो ये क्लासेस शुरू की गई है इससे आप लाभान्वित निश्चित रूप से हो रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सीखते हैं कि महत्तम का उपयोग कब और कैसे करें। प्रश्न पहला लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी जिससे 36, 90 और 144 में भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। पूरा पूरा भाग लग जाए। पूरा पूरा भाग लग जाए का मतलब क्या हुआ कि कोई शेष न बचे, अर्थात कोई शेष ना बचे। अब यहाँ देखिए, जब हमने महत्तम की बात की थी तो कहा था कि महत्तम है क्या? महत्तम वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सके। यही है ना, यही सीखा था ना। तो यहाँ पर संख्याओं को भाग देना है, जिससे 36, 90 और 144 में भाग देना है, संख्याओं में भाग देना है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर हमें महत्तम निकालना है। अब महत्तम निकालने के लिए 2-3 मेथड आपने सीखे हैं, तो उनमें से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने महत्तम के लिए सीखा है एक तरीका कि हम किसी भी दो को बड़े वाले को लेकर के एक साथ कर सकते हैं। जैसे हमने 36 और 90 का ऐसे डिवाइड कर लिया तो 36 दूनी 72 हो गया, बच गया 18, और 18 को 36 से भाग दे दिए तो 2 बार में कट गया, 36 से 36 कट गया, तो 18 इनका मतलब महत्तम हुआ। फिर 18 का 144 के साथ करेंगे तो 18 × 95, 18 × 8 बार में 144 कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका महत्तम हो गया कितना? महत्तम इसका हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया, समापवर्तक इसका हो गया 18। यानी वह संख्या 18 है जिससे इन सब में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये कॉमन सेंस से भी डिफाइन किया जा सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये 36 जो है वो 18, इसका फैक्टर हम बनाएं तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 6, या और भी कह सकते हैं। देखिए कि ये 36 को आप लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 9 36। उसी तरह से 90 को अगर हम लिखें तो 3 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर गुने कितना हो गया? 5, 9, 9 दूनी 18, 18 × 5 90। 144 को लिखें तो ये हो जाएगा 2 का 12 × 12, यानी 2 का पावर 4
और 3 स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इन तीनों में ही कॉमन जो है वो क्या है, 3 स्क्वायर है। इन तीनों में जो कॉमन है वो है 3 का स्क्वायर, इसलिए इसका महत्तम हो गया कितना, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 3 का स्क्वायर, यही है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका महत्तम हो गया 3 का स्क्वायर। सो यहाँ पर इसका महत्तम हो गया कितना, 3 स्क्वायर, महत्तम हो गया 3 स्क्वायर, यही है कॉमन, 3 स्क्वायर अर्थात 9। और दो सब में कॉमन है, कम से कम दो, दो का सबसे छोटा पावर क्या है, 2। तो 3 स्क्वायर इंटू 2, ये दो कॉमन है, इसलिए इसका महत्तम हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। सबसे मिनिमम पावर को लेते हैं, तो मिनिमम पावर 2 का क्या है, यहाँ पे महत्तम हो गया इसका 2, महत्तम हो गया HCF, यानी 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर 2, 18। तो 18 इसका महत्तम हो गया, है ना। तो सबसे छोटे पावर को हम लेते हैं, और सबसे छोटे पावर को लेने के बाद ये पता चल जाता है कि क्या महत्तम होगा, और हम उससे संख्या निकाल लेते हैं। यानी महत्तम का जो डेफिनेशन है वो यह है कि संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सके। ठीक है, तो संख्याओं को भाग देना है तो हमें महत्तम निकालना चाहिए। अच्छा, अब इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मान लीजिए कि एक आदमी के पास दूसरा प्रश्न लेते हैं, और दूसरा प्रश्न इस तरह का है कि एक आदमी के पास 45 लीटर, 72 लीटर और 120 लीटर दूध अलग अलग पीपे में है। दूध जिसमें रखा जाता है ना, उसको पीपा कहते हैं, केन कह सकते हैं, केन में है। दूध को पूरा पूरा मापने के लिए, मापक की धारिता, जो मेजरिंग कैन है, मापक की धारिता क्या होनी चाहिए, धारिता क्या होनी चाहिए, अधिकतम धारिता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए जिससे कम से कम प्रयास में मापा जा सके, होनी चाहिए जिससे कम से कम प्रयास में, मापा जा सके, कम से कम प्रयास में मापा जा सके। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से लैंग्वेज को, कि कम से कम प्रयास में मापा जा सके। अगर कम से कम प्रयास में कोई चीज मापनी है तो उसकी वॉल्यूम जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, बड़ा से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा से बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए ताकि उसको कम से कम प्रयास में माप सके, है ना। तो क्या होता है कि आप यहाँ पर बड़ा से बड़ा संख्या निकालेंगे, बड़े से बड़े बर्तन निकालेंगे, बड़ी से बड़ी वॉल्यूम वाली चीजें निकालेंगे। इसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ पर ये लिखा है कि वह अधिकतम संख्या निकाले, अधिकतम वॉल्यूम निकाले, जिनसे इन वॉल्यूम्स में डिवाइड किया जा सके। तो यहाँ पर भी संख्याओं को भाग देना है, और संख्याओं को भाग देना है इसका मतलब ये हुआ कि हमें महत्तम ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर महत्तम ही ज्ञात करना है। यह बात आप समझ में आपको आ गई होगी कि यहाँ पर हमें दूध को बांटना है। जब किसी चीज को बांटना हो, अलग अलग सेगमेंट में बांटना हो, तो हम महत्तम निकालते हैं। और जब किसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही हो, उसका एक्युमुलेशन हो रहा हो, तब हम लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ दूध को अलग अलग बार में बांटना है, तो इसलिए यहाँ पर हमें महत्तम निकालना चाहिए। अब महत्तम निकालने के लिए आप कोई भी मेथड उपरोक्त मेथड में से अपना सकते हैं। 45, 72 और 120 का महत्तम क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 45, 72 और 120 का महत्तम। 45 ये है,
72 है और 120 है। 45 का फैक्टर क्या होगा? तो 45 का फैक्टर होगा 9×5 = 45। तो आप लिख सकते हैं 9 से ये पूरा कट जाएगा, 3² इंटू 5। 72 क्या हो गया? तो ये हो गया 2 का पावर क्यू और ये 3²। ठीक है ना? तो ये हो गया, ये कितना होगा? तो ये होगा 2 का पावर 3 और गुने 3 गुने 5। ठीक है। अब इन सब का महत्तम क्या होगा? तो इसका महत्तम हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा जी? बताएं। सबसे छोटा पावर लेते हैं, तो सबसे छोटा पावर क्या हुआ? 2 का। 2 तो सब में है ही नहीं, है ना? इसमें 2 नहीं है, 3 ही है जो सब में है, और 3 का सबसे छोटा पावर है 1, अर्थात 5 भी सब में नहीं है। तो 3 ही है जो इन तीनों को भाग दे सकता है, बाकी कोई संख्या भाग नहीं दे सकती। यानी 3 लीटर का मापक होगा तो हम उससे बार बार दूध माप के और पूरा केन को खाली कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि पूछा जाए कि कितने प्रयास में ये काम किया जा सकता है। तो 3 लीटर वाले से 45 में पूरा पूरा भाग लगेगा। 15 बार अगर हम दूध निकालें उस बर्तन से तो 45 लीटर का बर्तन खाली हो जाएगा। इसी तरह से 24 बार अगर निकालें, दूध मापें, तो 72 लीटर का केन खाली हो जाएगा। 120 लीटर जिस केन में है उससे भी 3-3 लीटर निकालें तो 40 बार में खाली हो जाएगा। 40 तिया 120, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें प्रश्न पढ़ के कैसे पता चलेगा कि हमें प्रश्न में महत्तम निकालना है? तो जब संख्याओं को वितरित करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, छोटे छोटे सेगमेंट में बांटना हो, तब हम संख्याओं का महत्तम ज्ञात करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक प्रश्न ऐसा हो कि एक आदमी के पास, यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक आदमी के पास 120 केले के और 120 केले के और 180 पपीता के और 240 आम के और आम के पौधे हैं, आम के पौधे। वह क्यारियों में इस प्रकार, क्यारियों का मतलब होता है रो, क्यारियों में इस प्रकार लगाना चाहता है, इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या बराबर रहे, पौधों की संख्या बराबर हो तथा किसी एक क्यारी में एक ही प्रकार के पौधे तो बताएं ऐसे कुल क्यारियों की संख्या कितनी होगी? ऐसे कुल क्यारियों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी रोज, ये बताना। प्रश्न पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। और बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे कि बांटना है और एचसीएफ निकाल के और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिससे क्या होता है कि गलत हो जाता है। एचसीएफ निकालना तो है, लेकिन क्यों और उसके बाद क्या करना है, ये दो बातें।
पहली चीज कि पौधों को हमें बांटना है, अलग अलग क्यारियों में बांटना है। मतलब क्या है कि हमें जब चीजों को बांटना है तो हमें एचसीएफ निकालना है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि यहाँ पर हमें उन बड़ी से बड़ी क्यारियों में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है जो केले के पौधों को भी पूरा पूरा भाग दे सके, आम के पौधों को भी भाग दे सके और पपीता के पौधों को भी भाग दे सके, है ना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें इन संख्याओं का महत्तम ज्ञात करना है। तो महत्तम ज्ञात करना है तो महत्तम निकालेंगे। आप अब इतना सक्षम हो चुके होंगे कि आप देखते ही बता देंगे कि एक जीरो सब में कॉमन है और 12, 18 और 24 में क्या कॉमन हो सकता है, तो 6 कॉमन हो सकता है। तो 6 और 1 10 कॉमन हो गया, तो 6 और 10 क्या हो गए 60, 6 गुने 10 60 हो गए। 60 वह संख्या है जो पूरा आसानी से इन तीनों को भाग दे सकता है। तो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं कि महत्तम निकालते हैं और 60 आंसर लिख देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। क्यों? यहाँ पर उन पौधों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, यहाँ पर क्या करनी है, क्यारियों की संख्या ज्ञात करनी है। पौधों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है यहाँ पर क्यारियों की संख्या ज्ञात करनी है और ये बतानी है कि किस टोटल कुल कितने क्यारी होंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसका हल जो है वो इस तरह से होगा। एक तो हमें महत्तम निकालना ही होगा, तो ये बात तो आप समझते हैं कि 120 गुने 120 को हम क्या लिख सकते हैं 60 गुने 3 कॉमन लिख सकते हैं, 60 गुने 3। और फिर क्या लिख सकते हैं 180 है तो उसको भी हम 60 गुने 4 लिख सकते हैं, है ना। और 240 है तो उसको भी 60 गुने, यहाँ पर 180 को 60 गुने 20 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 तो इसका एचसीएफ हो गया, लेकिन हमें क्यारियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर एक क्यारी में 60 पौधे हों तो 120 पौधों के लिए कितने क्यारी होनी चाहिए 2। इसका अर्थ ये हुआ कि केले की 2 क्यारी होंगी, पपीते की 3 क्यारी होंगी और आम की 4 क्यारी होंगी। तो यहाँ कुल क्यारियों की संख्या जो होगी वो होगी कितनी, कुल क्यारियों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये 2 केले के, 3 पपीता के और 4 आम के, यानी इनको जोड़ना है। 4 3 7 2 9, ये आंसर होगा। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि प्रत्येक क्यारी में अधिकतम कितने पौधे होंगे। अगर ये पूछा जाता तो आप 60 आंसर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल क्यारियों की संख्या। तो कुल क्यारियों की संख्या हो गई कितनी, 2 जोड़ 3 जोड़ 4। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कुल क्यारियों की संख्या कितनी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल एक लेते हैं और ये सवाल किस तरह का है जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न है, एक कमरा जो कि 60 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा है। कमरा क्या, हॉल है जी, बड़ा है, ठीक है, चौड़ा है। इसको वर्गाकार टाइल से, वर्गाकार टाइल से ढकना है, ढकना है, ठीक है जी, ढकना है मतलब टाइल लगानी। और टाइल किस शेप का होना चाहिए, वर्गाकार। बताइए कम से कम कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, कम से कम कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, टाइलों की आवश्यकता होगी होगी जिससे बिना किसी टाइल को काटे काटे हुए, जिससे बिना किसी टाइल को, किसी टाइल को काटे कमरे को की सतह को ढका जा सकता है, सतह को
ढका जा सकता है, ढका जा सकता है। तो कम से कम टाइल, यहां पे भी लिखा है कम से कम कितने टाइलों की जरूरत होगी भाई। कम से कम टाइल अगर लगाना चाहते हैं आप कमरे में, तो टाइल की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो बड़ी से बड़ी टाइल होनी चाहिए साइज में, ताकि कम से कम टाइल हो। आजकल फैशन लगी है, लोग बड़ी से बड़ी टाइल लगाते हैं कमरे में, ताकि ज्वाइंट्स कम से कम दिखे। तो बड़ी से बड़ी टाइल भी लगाना है, लेकिन टाइल बर्बाद भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसी बड़ी से बड़ी टाइल ले लें तो जिसमें कट पीट करना पड़े, तो काटने पर भी टाइल इतना अच्छा नहीं लगता। तो किनारे किनारे बहुत सारे कटिंग करनी पड़ती है, तो एक तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है, दूसरा वो फिर उतना अच्छा भी लगता नहीं। तो आप घर बना रहे हैं, पैसा कमा के कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो करेंगे तो आपको भी घर बनाना होगा। तो बताइए कितनी बड़ी से बड़ी टाइल आप लगाएंगे। तो बड़ी से बड़ी टाइल लगाने का यहाँ पर अर्थ ये है कि यहाँ पर ऐसी संख्या चाहिए जो लंबाई में भी पूरे पूरे डिवाइड कर सके और चौड़ाई में भी पूरे पूरे डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर 60 फीट लंबा है और 28 फीट चौड़ा है, तो 60 को और 28 को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए। तो बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो सकता है जो 60 और 28 दोनों को डिवाइड करे, तो ये हो सकता है 4। 4 ही है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, है ना। तो 4 फीट बाई लंबा, 4 फीट चौड़ा का टाइल, वैसे इतना बड़ा टाइल होता नहीं है, होता है बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उस तरीके का पत्थर ही मान लीजिए। तो 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, ऐसा बड़ा बड़ा पत्थर या टाइल हम मान सकते हैं, ये प्रश्न है। तो 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, हमें 60 और किसका 28 का महत्तम निकालना है। तो महत्तम कितना हो गया, इसका हो गया 60 का 4। कैसे, तो ये हो गया 60 गुने, 60 को लिख सकते हैं 15 गुने 4, और इसको लिख सकते हैं 27 गुने 4। तो ये हो गया, ये 28 को लिख देंगे 27 गुने 4। 4 को छोड़ करके बाकी कुछ कॉमन यहाँ है नहीं, तो इसलिए महत्तम कितना हो गया 4। यानी जो टाइल अगर कम से कम लगाना है, तो 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होना चाहिए, तो कमरे का पूरा टाइल ढका जा सकता है, जिसमें कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी, तो एक टाइल जो है वो 4x4 का है। यहाँ पर एक टाइल 4x4 का है मान लेते हैं, और पूरा कमरा ढकना है, तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर टाइल का क्षेत्रफल होना चाहिए ना। तो टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी कमरे का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 60 गुने कितना 28। टाइल का वर्गाकार टाइल है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो साइड इंटू साइड, वो भी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये 7 से कट गया, ये 15 से कट गया, 15 गुने 7, 105 टाइल अगर खरीद लिया जाए, तो पूरा कमरा टाइलों से ढक जाएगा और टाइल कोई बर्बाद भी नहीं होगा। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप समझ पाए होंगे, है ना। ठीक है, अब अगला एक सवाल लेते हैं, और यह सवाल कुछ इस तरह का है, ध्यान से देखें। एक आदमी के पास, एक आदमी के पास 245 मुर्गियां, मुर्गियां तथा 315 बतखे, बतख हैं। वह कितने पिंजरे, कितने पिंजरे में उनको रख सकता है, उनको रख सकता है, जिससे कि जिससे कि प्रत्येक पिंजरे में, पिंजरे में एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार के पक्षी हों, प्रकार के पक्षी हों, तथा पिंजरों की संख्या कम से कम,
पिंजरों की संख्या कम से कम, संख्या एक ही प्रकार के पक्षियों या पिंजरों की संख्या कम से कम हो, या पक्षियों की संख्या अधिकतम, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तथा पिंजरों की संख्या कम से कम हो तथा पक्षियों की संख्या अधिकतम, अधिकतम हो, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अधिकतम हो। एवं प्रत्येक पिंजरे में बराबर पक्षी ही रखे जाए, बराबर पक्षी ही रखे जाए, ही रखे जाए। मतलब यहां पर भी यही है कि हमें मुर्गियों को और बतखों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको अलग अलग पिंजरों में बांटना है, तो हमें महत्तम निकालना होगा। अब यहाँ पर कितने पिंजरे में उनको रख सकता है, कितने पिंजरे में रख सकता है, यानी पिंजरों की संख्या निकालनी, पक्षियों की संख्या नहीं निकालनी, पिंजरों की संख्या निकालनी। तो हमें यहाँ पर पहले पक्षियों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने पक्षी एक पिंजरे में आ सकते हैं, और ये बात पता चलते ही हम आगे की बात कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका महत्तम कैसे निकालेंगे। तो 244 प्रश्न का हल करते हैं। हल ये हुआ कि 245 और 315 का महत्तम निकालना है। तो निकालेंगे एक बार में 245, कितना बच गया जी, 70 बच गया, और 70 से 245 में फिर डिवाइड करेंगे, है ना, ऐसा ही करते हैं ना। तो क्या होगा, 7 त्रिके 21, 210, कितना बच गया जी, 35, फिर 70 आ गया इधर, और 70 में 35 से 2 बार में भाग लग गया, ये कट गया, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, महत्तम हो गया इसका, महत्तम समापवर्तक हो गया इसका 35। ठीक है ना, 35। इसका मतलब है कि एक पिंजरे में 35 पक्षी रखे जा सकते हैं, अधिकतम 35 पक्षी एक पिंजरे में रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब पिंजरों की संख्या निकालनी है। तो बत्तख के लिए कितने पिंजरे चाहिए बताइए, यहाँ मुर्गियों के लिए पिंजरों की संख्या, इसलिए मुर्गियों के लिए पिंजरों की संख्या कितनी चाहिए, मुर्गियों के लिए कितने पिंजरे चाहिए, मुर्गियों के लिए 245 मुर्गियां हैं, एक में 35 आएगी, तो इसका मतलब है कि 7 पिंजरे चाहिए उनको, मुर्गियों के लिए। इसी तरह से बतखों के लिए क्या चाहिए, बतखों के लिए कितने चाहिए, तो उनके लिए भी चाहिए 315 है, 35 से एक में 35 रखेंगे, बराबर बराबर रखना है जी, तो 9 बार में ये भाग लग जाएगा, मतलब 9 पिंजरे चाहिए बतखों के लिए और 7 पिंजरा चाहिए मुर्गियों के लिए। तो कुल पिंजरों की संख्या कितनी हो गई बताएं, कुल पिंजरों की संख्या हो गई कितनी, 9 जोड़ 7 अर्थात 16, 16 पिंजरे चाहिए, और 16 पिंजरों की संख्या पिंजरे चाहिए। ठीक है ना, तो 16 पिंजरे चाहिए पूरे सबको रखने के लिए। सब में कितना कितना रखेंगे, 35 35 रखेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये बात सीख पा रहे होंगे। अब आइए एक और सवाल लेते हैं कि कुछ सवाल इस तरह का हो सकता है कि एक स्कूल में प्रश्न है, एक विद्यालय में 481 लड़कियां, 481 लड़कियां और 364 लड़के पढ़ते पढ़ते विद्यालय को पिकनिक के लिए सभी बच्चों को शहर से दूर ले जाना, पिकनिक के लिए सभी बच्चों को शहर से दूर ले जाना, सभी छात्रों को
शहर से दूर बस में ले जाना है, बस में लेकर जाना है, लेकर जाना है। ठीक है, बताइए कम से कम कितने बस की जरूरत पड़ेगी? कम से कम बताएं, कम से कम कितने बस की आवश्यकता होगी? बस की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी जिसमें जिससे कि प्रत्येक बस में छात्रों की संख्या बराबर भी हो, छात्रों की संख्या बराबर भी हो, छात्रों की संख्या बराबर रहे, बराबर बराबर रहे, और किसी एक बस में, किसी एक बस में या तो सिर्फ लड़के हों या सिर्फ लड़कियां, या तो सिर्फ लड़के हों, लड़के हों या लड़कियां। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल हो सकता है। देखिए जो भी प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं ना, जो भी प्रश्न, ये सब हमारे अभी इसी समय के इंस्टेंट दिमाग की उपज होती है। आप किसी भी प्रश्न को कहीं पर गूगल में ढूंढ लीजिए, किसी भी किताब में ढूंढ लीजिए, मिलेगा नहीं। ये इसी समय, इसी क्षण आपके सामने यह प्रश्न बनाया जाता है, यह जनरेट किया जाता है। न तो पहले से ऐसा कोई प्रश्न मेरे दिमाग में होता है। हाँ, इस तरह के प्रश्न होते हैं। मैं एक लेखक हूं और हमारे दिमाग में ऐसे लाखों क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो हम इंस्टेंट जनरेट कर लेते हैं क्वेश्चन। कुछ ऐसी कहानियां भी बना लेते हैं। क्योंकि अनुभव इतना ज्यादा है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उसमें किस किस प्रकार की कहानियां हो सकती है, उसके आधार पर हम प्रश्नों का चयन करते हैं और वो दिमाग में इंस्टेंट ही आता है। ऐसा नहीं है कि पहले से हम कुछ सोच के बैठे हैं या पहले से कोई प्रश्न हम लेकर के बैठे हैं या किसी किताब को लेकर के बैठे। ऐसा कुछ नहीं, ना हमारे पास कोई मटेरियल है, ना हमने कुछ ऐसा जनरेट किया हुआ है पहले से। मटेरियल है, वो रेगुलर क्लास के बच्चों के लिए होती है, लेकिन उसमें भी प्रश्न अलग ही होते हैं, कुछ इस तरह का इसी से मिलते जुलते होते हैं, बट वो कुछ छपे हैं। अभी हम चूंकि आपके सामने बोल रहे हैं, तो क्लास में भी ऐसा ही होता है कि हम जब बोलते हैं तो प्रश्न उसी समय जनरेट होती है। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं। वो बार बार बच्चे जब डाउट पूछते हैं तो प्रश्न याद हो जाते हैं, तो उसको उसी तरह से हूबहू प्रस्तुत कई बार हम कर देते हैं। लेकिन 99% प्रश्न जो है वो हमारे उसी समय, उसी क्षण की जनरेशन होती है और हम एक नया प्रश्न लेते हैं। आप चाहें तो किसी गूगल में कहीं पे भी आप ढूंढ के देख सकते हैं कि इन प्रश्नों को टाइप करके कहीं पर सेम प्रश्न नहीं मिलेगा। मिलता जुलता मिल जाएंगे, बट सेम प्रश्न नहीं मिलेंगे। तो ये अभी हम आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या है? कम से कम बस चाहिए, तो बस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठूस ठूस के ले जाओगे, यही होगा ना। कम से कम बस चाहिए, तो इसका मतलब है कि एक बस में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को एकोमोडेट किया जाएगा, छात्रों को ले जाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा छात्र, और फिर क्या करना है? एक में या तो सिर्फ लड़के होंगे या सिर्फ लड़कियां होंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लड़के और लड़कियों की संख्या को पूरा पूरा भाग देने वाली एक संख्या हमें चाहिए, है ना, जो पूरा पूरा लड़कों की संख्या को भी और लड़कियों की संख्या को भी भाग दे सके। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पर एक बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है, जो लड़कों की संख्या को भी भाग दे सके और लड़कियों की संख्या को भी भाग दे सके। तो आइए पहले उसकी तलाश करते हैं। इससे ये पता चलेगा कि एक बस में अधिकतम छात्र कितने जा सकते हैं, फिर बसों की संख्या भी निकाल लेंगे। तो 481 और 364 है, इनका महत्तम हमें निकालना है। 481 और 364 वैसे प्राइमा फैसी
हमें ये पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा, तो हम बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे देते हैं 364 से। एक बार में 364, यहाँ बच गया 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे बच गया यहाँ पर भी 1। तो अब फिर 364 में हम भाग देते हैं, तो ये 3 बार में जाएगा 351, और बच गया कितना 3, और यहाँ पे बच गया 1, 13 13 बच गया। और 117 में फिर भाग देंगे तो 13 से 9 बार में ये भाग लग जाएगा, 9 बार में ये 117 आ जाएगा, और 117 से 117 कट जाएगा। तो स्कूल वाले जो हैं एक छोटे छोटे बस लिए हैं जिसमें 13 ही बच्चे आ सकते हैं। इनका महत्तम हुआ कितना 13। तो 13 एक बस में 13 बच्चे, एक दो टीचर वगैरह जाएंगे और 15 लोग जाएंगे। 15 सीट है, मिनी बस है, उसमें 15 लोग जा सकते हैं। तो ऐसे कितने बस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक ड्राइवर भी होगा, एक टीचर भी होगा, कुल 15 लोग जा रहे होंगे, लेकिन हमें तो बसों की संख्या निकालनी है, यानी छात्र उसमें 13 ही हो सकते हैं। तो अब कुल छात्रों की संख्या, बसों की संख्या क्या हुआ, तो बसों की संख्या क्या होगी, लड़कों के लिए कितने बस चाहिए, बसों की संख्या चाहिए, लड़कियां हैं कितनी 481, तो लड़कियों के लिए कितने बस चाहिए, 481 में 13 से भाग दे दो। लड़कों के लिए कितने बस चाहिए, 364 में 13 से भाग दे दो, तो 13 तिया 39, और बच गया यहाँ पे कितना 9, 63 91, 37 बस चाहिए लड़कियों के लिए, और 13 दूनी 26, और 13 आठ 104, और 28 बस चाहिए लड़कों के लिए, और 8 और 7 15, 3 2 5 1 6, इतने 65 बस की जरूरत पड़ेगी। बसें चाहिए, इतने बस चाहिए, 65 बसें चाहिए, ताकि छात्रों को पिकनिक के लिए ले जाया जा सके, ठीक है ना। स्कूल वालों के ऐसा मैनेजमेंट है कि कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, इसलिए उन्होंने लड़कों को अलग बस में, लड़कियों को अलग बस में बिठा रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने बस उनको इसलिए अरेंज करने पड़ेंगे, 65 बस अरेंज करने पड़ेंगे। तो 65 बसें जाएंगी पिकनिक पे, और इससे उनका काम चल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्नों में आप अवश्य समझ पाए होंगे कि हमें कब महत्तम निकालना है, और महत्तम निकालना क्यों है, और उसके आधार पर जो बातें हो सकती है वो आपने सीखा। इसमें इतना ही। अगले बार हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद, और उसमें हम बात करेंगे कि दूसरे तरह के सवालों का, जिसमें शेष की बात होगी। इसमें शेष की बात नहीं थी, इसमें पूरा पूरा भाग देने की बात थी, कि वह संख्याएं ज्ञात करनी थी जिससे संख्याओं में पूरा पूरा भाग दिया जा सके। उम्मीद है कि आप प्रश्न की प्रकृति को और प्रश्न की भाषा को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और मेरा जो प्रयास है वह सार्थक रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस दबा दें, ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे और हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।